Hello everyone. Hey, I'm back to a new lecture और आज हमने डिस्कस करना है indications and goals for a range of motion exercises. यूजुअली हमने जो लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था वो यही चीज़ थी कि लाइक हमारे पास पैसिव इनसफिशिएंसी क्या थी, एक्टिव इनसफिशिएंसी क्या क्या थी. बट दैट हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज इटसेल्फ होती क्या है और इसकी तीन टाइप्स एक ही थी, पैसिव, एक्टिव असिस्टेड और एक्टिव. तो पैसिव को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास पैसिव रेंज ऑफ मोशन की स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं कि हमें क्यों चाहिए कि कोई और या कोई थेरापिस्ट हो या कोई मैकेनिकल डिवाइस हो या आपका अपना ही दूसरा लिम्ब हो, ठीक है. उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है कि उसको यूज़ करके आप कोई रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएं, ठीक है. क्यों नहीं आप ऐसे ही एक्टिवली परफॉर्म करवा सकते, ठीक है. पहली चीज़ तो अगर रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, इसके अलावा जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, सबसे पहली चीज़ से अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो ज़ाहिर-सी बात है पेशेंट नॉर्मली परफॉर्म ही नहीं कर सकता रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज़. तो आपको पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज़ परफॉर्म करवानी ही करवानी है, ठीक है. विद दैट आपको यहाँ पे जैसे बताया कि एक्यूट इन्फ्लेम्ड टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जिसमें पैसिव मूवमेंट काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होता है ताकि आपके पास जल्दी इन्फ्लेमेशन रिज़ॉल्व हो जाए. क्योंकि एक्टिव मोशन जो होता है ना वो थोड़ा-सा डेट्रीमेंटल हो सकता है क्योंकि आप एक्टिव मोशन जो होते हैं ना बहुत आपकी बॉडी की पैसिव मोशन में जो मूवमेंट होती है वो इटसेल्फ नहीं हो रही होती, ठीक है. आप ये कहो कि उसका वेट जो होता है ना एंटी ग्रेविटी के तौर पे नहीं एक्ट कर रही या ग्रेविटी जो होती है उस पर इफेक्ट नहीं कर रही होती. लेकिन अगर आप एक्टिव परफॉर्म करवाते हो तो उसमें ग्रेविटी का एक प्रॉपर इफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपको इश्यूज आ सकते हैं अगर आपका कोई हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, चाहे वो कोई भी इशू हो, ठीक है, चाहे वो कोई इंजरी है, कोई ट्रॉमा है, ठीक है. इन्फ्लेमेशन आफ्टर इंजरी और सर्जरी जो होती है ना वो 2 से 6 दिन लाइक 2 to 6 days रहती है, ठीक है. तो दैट मीन्स कि अगर आपके पास 2 to 6 days वो इन्फ्लेमेशन रहती है आफ्टर सर्जरी या इंजरी, तो आपको इन स्टार्टिंग के डेज़ में पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवानी चाहिए ताकि आपके पास वो जो एक हीलिंग प्रोसेस को अल्टर करना या हीलिंग प्रोसेस को ख़राब करने वाली कोई चीज़ थी, वो रिज़ॉल्व हो जाए पहले ही, ठीक है? ताकि पैसिव रेंज ऑफ मोशन से फिर आप एक्टिव की तरफ जा सकते हो या पैसिव के बाद फिर एक्टिव असिस्टेड और फिर एक्टिव की तरफ जाते हो. मेजरली यही होता है. अब क्या हुआ सेकंड में मैंने आपको बताया कि व्हेन पेशेंट इज नॉट एबल टू और नॉट सपोज्ड टू एक्टिवली मूव और a segment or segments of the body as one comatose, paralyzed or on complete bed rest, movement is provided by an external source, ठीक है. अगर इसकी सिंपल सी बात आपको बता दूँ, कुछ जैसे आपके पास स्ट्रोक का पेशेंट आता है, आपने सुना होगा ना आपके इर्द-गिर्द भी ये बोला जाता है कि फ़ॉलिज का मरीज़ है. तो फ़ॉलिज का जो मरीज़ होता है वो कम उसके लिम्ब्स पैरालाइज़्ड हो रहे होते हैं, ठीक है. स्टार्टिंग में मेजरली समटाइम्स अगर एक साइड का है तो उसी साइड पे हेमिप्लेजिक पेशेंट है तो आपकी इस एक साइड लाइक आपका अपर लिम्ब में अगर लेफ्ट साइड इन्वॉल्व है तो लोअर लिम्ब की लेफ्ट साइड इन्वॉल्व होती है, ठीक है. दैट मीन्स कि अगर एक साइड का स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, सिंपल से आपको एग्जाम्पल दूँ, तो अगर पैरालाइज़ हो गया पेशेंट या आपकी मूवमेंट जो वो रिस्ट्रिक्ट कर लिए तो आप वहाँ पे क्या करते हो कि वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है आप एक्टिवली पेशेंट परफॉर्म नहीं कर सकते तो आप पैसिव रहते हो, ठीक है. विद दैट अगर पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट कहा गया है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें पेशेंट मूव ही नहीं कर सक रहा होता, ठीक है, एट दी लेटर स्टेजेस, ठीक है. कोई चीज़ें अगर अर्ली डायग्नोस हो जाए ना तो आप उसमें रिज़ॉल्व कर सकते हो उनको, ठीक है. जैसे आपके पास एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन होती है. आई हैव सीन अ पेशेंट के जिसमें मतलब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इतना स्वेयर नहीं था और आप उसको काफ़ी हद तक लाइक मूवमेंट्स करवा सकते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं कि आपने क्या करना है या किस तरीके से करना है. क्योंकि लेकिन मैंने एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स बहुत स्वेयर कंडीशन के साथ भी देखे हैं जो बिल्कुल मूव नहीं कर सक रहे होते, ठीक है. जिनकी बिल्कुल ही बैम्बो स्पाइन बन चुकी होती है, स्ट्रेटनिंग आ चुकी होती है स्पाइन में और पेशेंट की बॉडी इतनी ज़्यादा मूव नहीं कर सकती होती, ठीक है. ये चीज़ें होती हैं कुछ आपको देखनी होती हैं. विद दैट अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई न्यूरो की कंडीशन चाहिए, ठीक है. अगर पेशेंट वेंट पे है, कार्डिक रिलेटेड है या आफ्टर सर्जरी है या कोई भी ऐसा इशू है जिसकी वजह से पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ा है, एस्थमाटिक है, तो आप उस केस में भी क्या करते हो कि आप पैसिव आरओएम करवाते हो. ये इसकी वजह ये नहीं होती कि अगर किसी की लंग की कंडीशन है या समटाइम्स किसी के कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ हैं, पल्मोनरी इश्यूज़ हैं, इसकी बैक साइड पे ये नहीं है कि आपने सिर्फ लंग्स को टारगेट करना है या कार्डिक रिलेटेड इश्यूज़ को टारगेट करना है.
आपने उसकी पूरी बॉडी की रेंज ऑफ मोशन को टारगेट करना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट हमें है। क्योंकि अगर पेशेंट जब दोबारा लाइक आप नॉर्मली कहते हो कि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं रहेगी, अगर पेशेंट सारा दिन बेड पे पड़ा है और उसकी बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है? सो आपको पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस हर पेशेंट में करवानी चाहिए बेड रिडन, ठीक है? स्पेशली जो आपके पास हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में होते हैं, आपको वहाँ पे ज़रूर करवानी चाहिए, ठीक है? ओके, विद दैट आप अगर देखते हो कि हमारे पास इसमें गोल्स क्या हैं, ठीक है? सो प्राइमरी गोल हमें पता है कि हमने आपने डिक्रीज करनी है जो भी कॉम्प्लिकेशन है, चाहे वो इमोबिलाइजेशन से रिलेटेड है, कार्टिलेज जैसे कार्टिलेज डीजनरेशन आ रही है, एडिशंस आ रही है, कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन है, स्लगिश सर्कुलेशन है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं कि सर्कुलेशन में इफेक्ट आ रहा है, कॉन्ट्रैक्चर बन रहा है, जैसे आप स्ट्रोक के पेशेंट्स में देखते हो एडिशंस बनने लग जाती हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रखोगे तो इन सारी चीज़ों को डिक्रीज़ या प्रिवेंट करने के लिए आप करते हो, ठीक है? तो आपके पास स्पेसिफिकली गोल्स ये होने चाहिए कि आपने जॉइंट के और कनेक्टिव टिश्यू की मोबिलिटी को मेंटेन रखना, विद दैट आपने मिनिमाइज़ करने इफेक्ट्स जो आपके पास कॉन्ट्रैक्चर्स के बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? एक तो उनको मिनिमाइज़ करना है ताकि रिज़ॉल्व कर सको आप उस कंडीशन को, ठीक है? फिर आपने मैकेनिकल इलास्टिसिटी जो मसल्स की हैं उनको मेंटेन करना है, असिस्ट करना है सर्कुलेशन को असिस्ट करने के लिए ये मैंने आपको बताई ना कि जैसे आप अगर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कार्डियोवैस्कुलर की पेशेंट हो या पल्मोनरी कंडीशन का पेशेंट है तो आपने उसको वही मूवमेंट परफॉर्म करानी है या उसके लिम्स ही टारगेट हो तो तभी आपने करवानी है पैसिव रेंज ऑफ मोशन, ऐसा नहीं होता। जो बेड रिडन पेशेंट्स होता है आपने उनमें करवानी होती है, ठीक है? नो डाउट आपने कहीं पे भी सर्कुलेशन जहाँ पे इफेक्ट हो रही है पेशेंट की आपने वहाँ पे पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवानी ही होती है, ठीक है? क्योंकि इसकी वजह से सर्कुलेशन के साथ साथ वेस्कुलर डायनामिक्स भी इफेक्ट हो रही होती है, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन के साथ आर्टरीज वेन्स सारा फंक्शन एक बॉडी का जो चल रहा है वो इफेक्ट होता है, ठीक है? सो विद दैट आपको पता है कि हमारे पास वीनस रिटर्न स्लो हो जाता है जिसकी वजह से डीवीटी के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। सो आपने ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि आपको किस पेशेंट को करवाना है। मैंने न्यूरो आईसीयू में लाइक न्यूरो सर्जिकल आईसीयू में बहुत बार पेशेंट्स को देखा है डीवीडी डेवलप होते हुए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ आप फिजियोथेरेपी नहीं दे रहे होते, ठीक है? तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन आप अगर खुद नहीं भी करवा रहे हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस पेशेंट्स जो हैं अगर आप एक टाइम करवा रहे हो तो आप पेशेंट्स के जो साथ अटेंडेंट होते हैं या आप हॉस्पिटल में जो स्टाफ है आप उनको गाइड कर सकते हो कि 3 से 4 टाइम जो है वो आपने करवाना है। मोस्टली फिजिकल थेरेपिस्ट 2 टाइम्स करवाते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन अगर नहीं करवाते फॉर इंस्टेंस अगर आपको सिर्फ एक बार गाइड किया गया है, ठीक है? तो आप अटेंडेंट के साथ गाइड कर सकते हो कि आप जाके उनको किस तरह से परफॉर्म करवानी है, ठीक है? मेजरली ऐसे होता है। लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट फिजिकल थेरेपिस्ट का आईसीयू में दिया जाए, ठीक है? सो उस लाइक क्योंकि हम डिफरेंट सेटअप्स में देखते हैं कि हम दिया जाता है, तो आप क्या करते हो कि आप वहाँ जाके पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हो, प्रॉपरली आप उनको फिजिकल थेरेपी करवा सकते हो, विद दैट आप साथ अटेंडेंट्स को भी गाइड कर सकते हो कि आपने और कितने टाइम करवानी है। अगर 2 टाइम आप करवा रहे हो तो आपने और कितने टाइम रिपीटेशंस करवानी है पेशेंट की कंडीशन को देख के, ठीक है? विद दैट आप एनहांस करते हो साइनोवियल मूवमेंट, क्योंकि आप ज़ाहिर-सी बात है जॉइंट्स को मूव करवा रहे हो, आप मूवमेंट करवा रहे हो स्पेसिफिकली, तो आप काफ़ी हद तक कार्टिलेज के न्यूट्रिशन और डिफिशिएंसी को भी हेल्प आउट कर रहे हो, ठीक है? विद दैट आप इनहिबिट के डिक्रीज़ करते हो पेन, ज़ाहिर-सी बात है अगर वो मूवमेंट परफॉर्म करेंगे तो उनकी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ होगी पेन, ठीक है? फिर हीलिंग प्रोसेस को तो आप असिस्ट करते ही हो, ये हमें बात पता है कि हीलिंग प्रोसेस में आप काफ़ी हद तक हेल्प आउट करते हो अगर आप बेसिक आरएम एक्सरसाइज करवाते हो। फिर मेंटेन करते हो आप पेशेंट की अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट और ये सारी चीज़ें थी। सो मेजरली आपके पास पैसिव आरएम की मेजर इंडिकेशंस यही होती है, ठीक है? अदर यूजेस ये हैं कि आपके पास जो है थेरेपिस्ट जो होता है क्या करता है, अब मेजरली आपके पास क्या है, थेरेपिस्ट एग्जामिन करता है ना कि आपके पास स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, पैसे पारवन अगर आपने करवानी है तो उसमें कितनी लिमिटेशन है मोशन की, जॉइंट की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, मसल्स को। अब समटाइम्स ज़रूरी नहीं होता, हम समटाइम्स ना कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनमें आप पैसिवली परफॉर्म करवा रहे हो क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को डायग्नोज करना होता है, ठीक है? सो मेजरली डायग्नोसिस के लिए आप एग्ज़ामिनेशन के लिए या समटाइम्स डेमोंस्ट्रेशन के लिए, जैसे आप पेशेंट को कोई चीज़ सिखा रहे हो, अगर एक्टिव भी सिखाना है लेकिन आप उसको डेमोंस्ट्रेट उसकी बॉडी पे करके दिखाते हो कि आपने इस तरह से परफॉर्म करनी है, तो उस केस में भी आप यूज़ करते हो, ठीक है? वो दैट आपने स्ट्रेचिंग के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करवाना है तो डायरेक्टली आप स्ट्रेचिंग पे नहीं लेके जाते, स्टार्टिंग में आप
थोड़ा-सा पैसिव आराम एक्सरसाइज़ की तरफ लेके जाते हो। अगर आपको लगता है हाँ, पेशेंट भी परफ़ॉर्म ईज़िली कर रहा है, तो फिर उसको बोलते हो आप एक्टिव परफ़ॉर्म करो और अगर एक्टिव भी वो प्रॉपर परफ़ॉर्म कर रहा है, एक्टिव असिस्टेड की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसको एक्टिव डायरेक्ट आ गया है और एक्टिव भी आराम से परफ़ॉर्म कर रहा है, तो फिर आप प्री स्ट्रेचिंग से लेके पैसिव स्ट्रेचिंग से लेके फिर आप स्ट्रेचिंग की तरफ लेके जाते हो, ठीक है? सो इस तरह से आप डिफरेंट तरह से उनको अ गाइड करते हो कि किस तरीके से आपने पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज परफॉर्म करवानी होती है, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही काफ़ी क्योंकि हम शॉर्ट शॉर्ट करते हैं ताकि हम तेज़-तेज़ जो है ना चीज़ों को कवर अप कर सकें। तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो होंगी ना वो आपकी सारी बेसिक यही होंगी, ठीक है? रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है ना वो पैसिव ही होती है क्योंकि आपके पास एक्टिव जो होती है वो आप पेशेंट को गाइड कर सकते हो। एक्टिव असिस्टेड भी आप गाइड कर सकते हो। लेकिन पैसिव आपने खुद परफॉर्म करवानी होती है क्योंकि आपके पास पेशेंट मेजरली बेड रिडन ही होता है, ठीक है? या बेड रिडन है या उसको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से वो परफॉर्म खुद नहीं कर सकता और पैसिव रेंज ऑफ मोशन आपको करवानी ही है, तो उन केसेस में आपका जो ज़्यादा रोल है वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में होता है। एक्टिव में भी होता है, ज़ाहिर-सी बात है, नो डाउट आप उसको पेशेंट को अपने सामने करवा रहे हो, लेकिन जो पेशेंट खुद परफॉर्म कर रहा है और जो थेरेपिस्ट परफॉर्म करवा रहा है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। सो जो आप परफॉर्म करवा रहे हैं उसमें मेजर रोल आपका पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में होता है, आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है? सो आपने ये सारी चीज़ें पहले क्लियर कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, फिर हम एक्टिव और एक्टिव असिस्टेंट को नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।